बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेक्टा की जो बेटा न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का बेटा हमारा लेक्चर है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि बेटा चैप्टर नंबर 4 के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मार्क कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से आपने लेक्चर को सुनना और समझना है। जिस तरह से बेटा मैंने आंसर लिखा है एज इट इज़ आंसर अगर आप लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपका इंशाल्लाह एक भी नंबर कट नहीं होगा। विद एग्जाम्पल, विद रीजंस, विद एक्सप्लेनेशंस बेटा मैंने आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। तो आपने लेक्चर को सुनना है, तवज्जो से समझना है। और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग। बेटा आप एज्यूम करें आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है तो तब इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत क्यों होती है। आगे वो कहता है वाई शुड बी देयर बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस। और कहता है कि लिफ्ट में मखसूस नंबर ऑफ पैसेंजर्स की शर्त क्यों रखी जाती है, लिमिटेशन क्यों है। ठीक है, एक लिफ्ट में फॉर एग्जांपल जी कैपेसिटी है 10 बंदों की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि उस लिफ्ट के अंदर जो है ऑन एवरेज एक बंदा जो है 50 kg का है तो 500 kg वो लिफ्ट उठा सकती है मैक्स। लेकिन अगर आप कहें कि मैं 500 से ज़्यादा ओवरलोड कर दूं, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते और इसका क्या नुकसानात हैं, वो आपने आंसर देना है। सबसे पहली बात कि पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है लिफ्ट को जब लिफ्ट नीचे मूव कर रही है। तो पावर रिक्वायरमेंट हेडिंग देंगे, इवन व्हेन द एलिवेटर इज़ गोइंग डाउन। बेटा जब एलिवेटर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है द मोटर डज नॉट स्विच ऑफ, मोटर ऑफ नहीं होती। रीज़न ये है इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज टू, इलेक्ट्रिकल पावर बेटा दो काम करती है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ डेसेंट बाय अप्लाइंग अ ब्रेकिंग फोर्स। जब आपके पास लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वो स्पीड को कंट्रोल करती है, ठीक है। ऐसा ना फ्रीली फॉलिंग की वजह से एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए, लिफ्ट फ्रीली फॉल गिर जाए, तो अल्लाह ना करे जो भी उसके अंदर पैसेंजर है वो तो फौत हो जाएंगे। तो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करती है लिफ्ट, ठीक है, जो उसे कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शन से। फिर है बेटा प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ना हो जाए, ए जो है वो जी के बराबर ना हो जाए और फ्रीली फॉल कर जाएँ पैसेंजर्स। फिर है जी पैसेंजर लिमिट, कि लिमिट क्यों रखी जाती है। एक्सेस वेट इंक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा जो आपके पास एक्सेस वेट है ना, अगर नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ते हैं तो वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। रिस्किंग ब्रेक ओवर हीटिंग और फेलियर, ब्रेक फेलियर हो सकता है, ओवर हीटिंग होने के बाद शॉर्ट सर्किट लिफ्ट फ्रीली फॉल गिर जाएगी, हादसा हो सकता है। द एलिवेटर ब्रेकिंग सिस्टम एंड मोटर्स आर डिज़ाइन फॉर अ सर्टेन लिमिट। जो आपके पास बेटा एलिवेटर का ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं, उसके बाद वो काम नहीं करता। एक्स्ट्रा पैसेंजर कैन मेक इट अनसेफ। तो अगर आप नंबर ऑफ़ पैसेंजर बढ़ाते हैं तो खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, उनकी मौत वाक़या हो सकती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, अ बॉडी इज़ बीइंग राइज टू अ हाइट कैपिटल एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा मान लें ये एक बॉल है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ी हुई थी, इसको उठाकर हम किस हाइट पर ले गए बेटा, कैपिटल हाइट एच पर, ठीक है। व्हाट इज़ द साइन ऑफ वर्क डन बाय बोथ, बोथ मीन बॉडी एंड अर्थ। एक तो आपने बताना है कि अर्थ की जो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा जब आप इसको उठाकर ऊपर लेकर गए तो आपने सिर्फ फोर्स अप्लाई की तो तब वर्क पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ठीक है। जस्टिफाई बॉडी एंड अर्थ। तो देखें पहले मेरी बात तवज्जो से सुने, बॉल कहाँ पड़ी हुई थी, सरफेस ऑफ अर्थ पर। आप इसे उठाकर कहाँ लेकर गए, इस पोजीशन पर, ठीक है। आपने कितना हाइट कवर की बेटा, कैपिटल एच। जब आप इसको ऊपर लेकर गए तो आपने अप्लाइड फोर्स भी ऊपर लगाई, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और बेटा आपने डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कवर किया, अपवर्ड। अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, पैरेलल में बेटा cos 0 होता है और हमने पढ़ा था cos 0 1 होता है जिस पे वर्क मैक्सिमम होता है। तो बेटा अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन बेटा अगर हम वेट देखें तो वेट ड्यू टू एक्सेलरेशन जो आपकी है ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फील्ड एक अट्रैक्टिव बेटा फील्ड है जिसकी वजह से वेट डाउनवर्ड होता है, तो इसलिए तो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर किया है,
लेकिन वेट की फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड। तो बेटा वेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने अलग अलग डायग्राम्स बनाई हैं। ये है अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट कवर की थीटा 0 डिग्री बन रहा है, और वेट डाउनवर्ड है, हाइट अपवर्ड है, तो इस केस में थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो बेटा सिंपली करना क्या है, आपने हेडिंग देनी है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज राइजिंग द बॉडी टू अ हाइट कैपिटल H इज पॉजिटिव। वाई कि बेटा वी नो डैट वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू FD cos थीटा, और इस केस में अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बेटा पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री और cos 0 डिग्री में बेटा कितना होता है, 1। तो F ही रहेगा, D की जगह बेटा कैपिटल H आ जाएगा, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो आपके पास वर्क आ जाएगा F इंटू कैपिटल H। तो बेटा पॉजिटिव वर्क होगा आपके पास अप्लाइड फोर्स के केस में, और नेगेटिव वर्क होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा आप हाइडिंग देंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी या फॉर एग्जांपल वेट इज़ नेगेटिव। रीज़न क्या है कि वही बात कि वर्क होता है FD cos थीटा, और इस केस में बेटा वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हुई है, तो एंगल कितना बन रहा है वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री पर बेटा होता है -1। तो F की जगह आपके पास आ जाएगा W वेट। ठीक है जी। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये वर्क है ये वेट है, वर्क कैपिटल W है, वेट स्मॉल w है, ये चीज़ भी ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, D की जगह कैपिटल H आ जाएगा, cos 180 डिग्री पे -1 होता है, तो ये बन जाएगा जी -mgh। बेटा क्या बन जाएगा, -mgh। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं वर्क पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पर वर्क क्या है, नेगेटिव है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके सामने डिस्प्ले पर, अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इन एयर। बेटा एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और एक बॉडी गिर रही है। ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ मीन डाउनवर्ड गिर रही है। विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल जस्टिफाई। कहता है कि क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, तो नहीं बेटा। नो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू एयर। अब रीज़न क्या है, ऐसा क्यों नहीं रहेगा ये? रीज़न ये है बेटा कि जब कोई बॉडी फॉर एग्जांपल एक बॉल है वो एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में फॉल कर रही है, तो हो ये रहा है वो एक हाइट पर थी, तो उसमें इस वक्त स्टोर थी पोटेंशियल एनर्जी। जो बेटा वो नीचे गिर रही है, हाइट कम हो रही है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, प्लस बेटा वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक वो जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यही बात आप रीजन में लिखेंगे, व्हेन बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। कुछ जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो फुली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। मान लें पोटेंशियल एनर्जी थी 50 जाउल, तो बेटा वो 40 जाउल कन्वर्ट हुई गेन इन काइनेटिक एनर्जी में, और 10 जाउल वो खर्च हो गई वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में। ठीक है, 40 + 10 इज इक्वल टू 50। Therefore gain in kinetic energy will be less than the loss in potential energy। मैंने कहा ना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 50 जाउल, गेन कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, 40 जाउल, 10 कहाँ यूज़ हो गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कम था लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से, सो इट विल नॉट कंजर्व। तो बेटा एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट पावर ऑफ अ क्रेन इन अ किलोवाट विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड। बेटा मान ले एक क्रेन है, ठीक है जी, और ना वो एक ऐसे एरिया पर है जहाँ पर वो एक गाड़ी उठा रही है, ख़राब गाड़ियाँ जो होती हैं नॉर्मली, ठीक है, और उस गाड़ी का जो आपके पास बेटा मैस है वो कितना है, 1000 kg। तो मैस नोट कर लें, आपके पास ये 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ज़ीरो आप क्या करेंगे और लगा लेंगे बेटा, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, 1000 kg में। ठीक है, 1000 kg है ये, तो यहाँ पर आपने एक ज़ीरो लगा लेना है जो कि यहाँ पर मिस है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट कितनी है बेटा 100 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो पावर बेटा आपने कैलकुलेट करनी है किलोवाट में, डिमांड है किलोवाट में, तो किलो प्रीफिक्सेस होता है 10⁻3। जो भी आंसर हमारा आएगा वाट में हम उसे 10⁻3 में कन्वर्ट करेंगे। वी नो डैट बेटा पावर क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T। तो यहाँ पर बेटा जब हम लिफ्ट जो है वो उस गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाएगी तो उसमें वर्क जो है वो अपीयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो W की जगह हम लिख देंगे mgh। तो पावर हमारे पास आ जाएगी mgh ओवर टाइम। अब बेटा मैस कितना था हमारे पास, 1000 kg था, तो यहाँ अगेन 100 लिखा हुआ है, मैं दोबारा नोट कर रहा हूँ, इसको 1000 कर लें। ठीक है बेटा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। बेटा जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे ये कैलकुलेशन ठीक हुई हुई है। ठीक है,
बस मैंने इससे यहाँ ज़ीरो मिस हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन करते हुए मैंने इसे 1000 ही कंसीडर किया माइंड में, लेकिन यहाँ पर 100 लिखा गया तो एक ज़ीरो लगा लीजिएगा। तो ये बनता है 49,000 वाट। तो हम इसको लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट। 10⁻³ बेटा किलो होता है, तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 49 किलो वाट। ओके, फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 5। अ ट्रॉली ऑफ मैस 1500 kg carrying sandbags of 500 kg is moving uniformly with a speed of 40 km/h on a frictionless track। बेटा एक मजदूर है जिसके पास ये ट्रॉली और इसने एक सैंड बैग यानी कि रेत का एक थैला रखा हुआ है, ठीक है। अब जो ट्रॉली का मैस है वो 1500 kg है और ये जो सैंड बैग है, रेत का जो बैग है, ये 500 kg है। तो टोटल मैस कितना है इनिशियल सिस्टम का, MI इनिशियल मैस, वो होगा 1500 + 500 जो कि बेटा बन जाएगा 2000 kg, ठीक है। और कितनी स्पीड से सिस्टम मूव कर रहा है इनिशियली, 40 km/h से। तो VI 40 km/h है, हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 1000 मीटर, और पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो आप इसको 3600 से बेटा डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, जो कि 11.11 मीटर पर सेकंड बनता है। तो इनिशियल मैस है 2000 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 11.11 मीटर पर सेकंड। अब भाई हमने क्या करना है आगे देखते हैं स्टेटमेंट में। आफ्टर सम टाइम सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट होल सैंड बैग्स ऑन द रोड एट अ रेट ऑफ 0.05 kg पर सेकेंड। अच्छा जी, मैस पर सेकेंड, ठीक है, वो आपके पास m/t से हम लिखते हैं। रॉकेट में नॉर्मली हमने ये टर्म पढ़ी थी, लेकिन ये यहाँ हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको कैलकुलेशन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी आप नोट कर लें। m/t कितना है, 0.05 kg पर सेकेंड, ठीक है। अब कहता है ये जो आपके पास सैंड बैग था ना, इसमें एक होल हो गया, ये मैंने करके भी दिखाया। इससे रेत गिरती जा रही है और एक वक्त आ रहा है सारी रेत नीचे निकल गई। तो अब ये जो सैंड बैग था इसका मैस तो सारा गिर गया, सिर्फ मैस किसका रह गया, ट्रॉली का रह गया। तो फाइनल मैस जो आप लिखेंगे ना बेटा, वो ट्रॉली का लिखेंगे। तो ट्रॉली का मैस था 1500 kg, तो फाइनल मैस आएगा 1500 kg। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर इंटायर सैंड बैग्स आर एम्प्टी। कहता है अब ये पूरा थैला खाली हो गया, सारी रेत गिर गई है, ठीक है। ट्रॉली का मैस 1500 kg रह गया, तो अब बताएं इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा यहाँ पर हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो आपके पास है वो कांस्टेंट रहता है, या आप ये कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर, यानी कि सैंड बैग से पहले और सैंड बैग के बाद वाला मोमेंटम बराबर रहना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे सोल्यूशन में। टू फाइंड में आप लिख लेंगे VF कैलकुलेट करना है, ऐसे एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखा है। गिवन डाटा, टू फाइंड, फिर उसके बाद सोल्यूशन। सिंस ट्रैक इज़ फ्रिक्शनलेस, ट्रैक फ्रिक्शनलेस था, सो टोटल मोमेंटम कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप कहेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। मोमेंटम बेटा होता है P इज इक्वल टू mv, तो आप लिख लेंगे MI/VI इज इक्वल टू MF/VF। बेटा हमें तो VF चाहिए, तो MF से इधर डिवाइड कर दें तो VF आ जाएगा MI/VI/MF। तो MI था 2000 मल्टीप्लाई बाय VI था 11.11 डिवाइडेड बाय MF था 1500। सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 14.8 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 14.8 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में बेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर होता है 3600 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों होता है, हम किलो में जा रहे हैं ना, तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और पर आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम इसलिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इतना याद रखें बस, अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 53.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क ऑन MKS। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या होते हैं, दीज आर द बेस यूनिट्स, ठीक है जी, आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे पास MKS SI होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। CGS यूनिट छोटे यूनिट होते हैं एज़ कम्पेयर टू MKS यूनिट,
ठीक है। अच्छा ये चीज़ ना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है एनर्जी के टॉपिक में, पावर के टॉपिक में, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मैंने डायन को एक्सप्लेन किया, अर्क को एक्सप्लेन किया। तो जो बच्चे इसको ज़रा डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट से जाके बेटा लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। अब देखें जी सिस्टम क्या है जी, दो सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आपने करना ये है, आपने ना इस तरह से क्या कर लेने हैं, रोज़ और कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 रोज़ हैं 4 कॉलम हैं, तो आप ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे टेबल फॉर्म में। तो इधर मैंने लिखा है यूनिट ऑफ फोर्स, ये है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये है यूनिट ऑफ वर्क। तो बेटा यूनिट ऑफ फोर्स MKS में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में न्यूटन, ठीक है। और यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेटा हमारे पास MKS में होता है मीटर, ठीक है, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं ऐसा यूनिट्स में। और यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि W होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर को इकट्ठा करके लिख लें जो कि जाउल के बराबर होता है। बेटा CGS जो होते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो 1 न्यूटन बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू डाइन से, यानी कि 1,00,000 डाइन मिलके कितना बना रहे हैं 1 न्यूटन। अब ये डाइन कोई भूत बला नहीं है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, सही। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है जी CGS में, सेंटीमीटर। देखो ना यहाँ था मीटर किलोग्राम सेकंड, सेकंड सेम था, किलोग्राम की जगह हम ग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, CGS में। और यहाँ पर जो हमारे पास है जी मीटर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। तो मीटर था ना, तो मीटर की जगह हमने सेंटीमीटर लिख लिया। तो यूनिट ऑफ वर्क बनेगा डाइन सेंटीमीटर, जो कि बेटा अर्ग के बराबर होता है, किसके, अर्ग। और ये भी मैंने बताया था कि आपको 1 जाउल जो है ये 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी ज़रा नोट कर लीजिएगा। फिर है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, दीज आर यूनिट्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट। बेटा वो यूनिट जो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट पर बेस करते हैं, ठीक है। अब सिस्टम वही है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट में है किलोग्राम फोर्स, KGF से हम लिखते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर ही है, ठीक है। और यूनिट ऑफ वर्क क्या बनेगा, किलोग्राम फोर्स मीटर, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे किलोग्राम फोर्स मीटर। फिर CGS में देखें तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ग्राम फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में ग्राम फोर्स, ठीक है, GF, सही है। ये वो वाली GF नहीं है, आप परेशान ना हो जाइएगा, कौन सी वाली बोला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है जी, सेंटीमीटर होता है भाई CGS में, तो ये बन जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ओके, नोट कर लेंगे आप। फिर है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जागते रहिएगा, इसलिए ज़रा मैं जरा आपको थोड़ा सा साथ देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ कैपिटल H रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 1.2 √g इंटू कैपिटल H, कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। बेटा एक बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है जी, जिसको ड्रॉप किया गया है हमने, यानी कि फ्रीली फॉल किया है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, जो अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बेटा ये कितनी हाइट कवर कर रही है, कैपिटल H। एक तो हमें इनिशियल हाइट पता है जो कि कैपिटल H है, दूसरा जिस स्पीड से ये गिर रही है वो भी हमें गिवन है 1.2 √gh। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, कि एयर फ्रिक्शन इस पर कितना वर्क कर रही है, ठीक है। तो WF हमने कैलकुलेट करना है। अब ये जो केस है, इन अबव मेंशन केस, हो क्या रहा है, जब बॉडी नीचे गिर रही है हाइट कम हो रही है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो किस में कन्वर्ट हो रही है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस बेटा फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, तो यहाँ पर कैपिटल H है तो इसलिए कैपिटल H लिखा है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक कितना होगा जी, 1/2 mv² प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन WF है। तो हमें तो WF चाहिए, तो ये 1/2 mv² इधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो WF आ जाएगा mgh माइनस 1/2 mv²। तो WF इज इक्वल टू mg कैपिटल H माइनस 1/2 m। अब ये v की जगह ना बेटा जो वैल्यू गिवन थी ये 1.2 √gh ये पुट कर दी, तो इसका स्केयर ले लिया, तो WF आ गया हमारे पास इज इक्वल टू mg कैपिटल H माइनस 1/2 m। और इसका जब स्केयर ओपन करेंगे तो 1.2 का स्केयर बनता है 1.44 और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल, तो ये GH आ जाएगा। इसे आपने GH में ही रहने देना है, ठीक है। 1/2
को मल्टीप्लाई करें 1.44 से, आंसर बनता है 0.72। तो WF बन जाएगा mg कैपिटल H माइनस 0.72 इंटू MGH। इसको MGH फॉर्म में इसलिए रहने दिया कि ये भी MGH फॉर्म है, ये भी MGH फॉर्म है, डिफरेंस ले लें। तो 0.28 MGH बेटा डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये है आपके पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये अगेंस्ट है फ्रिक्शन के ऑपोजिट। तो इस वजह से जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। लाइन देखें मैंने क्या लिखी है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, सो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज नेगेटिव। एक्शन पॉजिटिव होगा तो उसका रिएक्शन नेगेटिव होगा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपके पास जो बेटा WF है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर हमने से कहा था ना कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, जिसको मैंने WF कहा था, वो माइनस 0.28 MGH आएगा। ये नोट कर लीजिएगा, माइनस लाजमी लगाना है पेपर में। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ बाईसाइकिल हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जाउल। बेटा एक बाईसाइकिल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 150 जाउल। नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², जो कि 150 जाउल गिवन है। व्हाट काइनेटिक एनर्जी वुड द बाईसाइकिल हैव इफ़ इट हैड। अच्छा जी, कुछ चेंजेस की जा रही हैं। पहला केस है सेम मैस बट द स्पीड डबल। पहले केस में कहता है मैस सेम रहे लेकिन स्पीड डबल हो, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दूसरे केस में कहता है 3 टाइम्स मैस, मैस 3 गुना हो गया, एंड वाज मूविंग विद 1/2 ऑफ द स्पीड, और बेटा स्पीड हाफ होगी है, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो घबराए ना, मैंने इसको अलग अलग केसेस में बना लिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv², जो कि 150 जाउल है। पहला केस है कि काइनेटिक एनर्जी बताएं, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने ना इसके ऊपर प्राइम लगा दिया, इसे प्राइम कहते हैं, ठीक है। जब मैस कितना है m प्राइम, मैस m के बराबर है, सेम है, लेकिन बेटा v प्राइम न्यू स्पीड कितनी हो गई, पुरानी स्पीड v थी तो नहीं हो गई 2 टाइम्स, ठीक है। अब यही काम आपने ना इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्राइम, तो ये बनेगी 1/2 m प्राइम v प्राइम स्क्वायर, इधर m का प्राइम v प्राइम का स्क्वायर। अब m प्राइम की जगह तो m ही रहेगा क्योंकि ये बराबर है m के। v प्राइम की जगह आप 2v पुट करेंगे तो v प्राइम की जगह 2v का स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर 4v², ठीक है। अब 4 को बेटा मैंने सेपरेट कर लिया और इसको मैंने 1/2 mv² ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ये 1/2 mv² तो काइनेटिक एनर्जी है जो कि 150 जाउल है। तो इसको मैंने लिख दिया प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी, तो मेरी न्यू काइनेटिक एनर्जी बन रही है 4 गुना पिछली से, तो ये थी 150, तो यहाँ पर 150 पुट कर दें, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 600 जाउल। तो बेटा पहले केस में हुआ ये कि मैस सेम रहा, स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना ज़्यादा हो गई, ठीक है। दूसरे केस में उसने क्या किया है, मैस जो है वो 3 टाइम्स किया है, m प्राइम 3m के बराबर है, और v प्राइम बेटा हाफ हो गया, v/2 हो गया, या 1/2 v कह लें। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू बनेगी 1/2 m प्राइम v प्राइम स्क्वायर। अब ये वैल्यूज इधर पुट कर दें, तो 1/2 m प्राइम की जगह आ जाएगा 3m और v प्राइम की जगह आ जाएगा 1/2 v होल का स्क्वायर। तो 1/2 3m एज इट इज़, ये बन जाएगा v²/4 या 1/4 v²। तो अगेन वही काम करना है, 1/2 mv² अलग रहने दें, और ये 3 और ये नीचे 1/4, यानी कि 3/4 अलग कर लें। 3/4 पहले लिख लिया रीअरेंज करके, 1/2 mv² इकट्ठा करके लिख लिया, क्योंकि ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी है जो कि कितनी थी बेटा 150 जाउल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दें 150 जाउल, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 150 आंसर आता है 112.5 जाउल। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लेंगे सिंपली। फिर बेटा हमारे पास है क्वेश्चन 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम्स डबल जस्टिफाई। अच्छा कह क्या रहा है, पहले बात ज़रा तवज्जो से सुनने। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इन काइनेटिक एनर्जी, कहता है काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा अगर बॉडी का मैस m हो, वेलोसिटी v हो, जब हम उसका मोमेंटम डबल करें। आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम्स डबल। मोमेंटम डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी। सवाल ये पैदा होता है हाउ, कैसे। तो भाई ये रिलेशन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है, E = p²/2m, लेकिन मैंने इसकी डेरिवेशन कर दी है, कर देंगे तो प्लस पॉइंट है। वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी हमारे पास, हाफ mv², ई से लिखा है जी काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv²। अब बेटा किया ये है, इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया ई से, तो 2e आ गया mv²।
अच्छा, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इधर भी एक मैथ से मल्टीप्लाई किया, इधर भी एक मैथ से मल्टीप्लाई किया, तो 2m आ गया m² v², ये m था ना, तो ये बन गया m² v²। मोमेंटम क्या होता था mv, तो mv को इकट्ठा करके होल स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, तो 2m मेरे पास आ गया mv होल का स्क्वायर, और mv की जगह p लिख दें, तो 2m बेटा मेरे पास आ गया p², मोमेंटम का स्क्वायर। तो मुझे तो एनर्जी चाहिए, तो 2m से इधर डिवाइड कर दें, तो एनर्जी आ गई p²/2m। अब ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं फार्मूला, E = p²/2m, ठीक है। तो अब क्या कह रहा था कि मोमेंटम डबल की है, तो E प्राइम बताएं न्यू एनर्जी अगर P प्राइम यानी कि न्यू मोमेंटम पिछले मोमेंटम से डबल हो, तो यूजिंग इक्वेशन 1 बेटा इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें। E प्राइम हमारे पास बनेगा P'²/2m, तो P प्राइम कितना था 2P, तो 2P का स्क्वायर/2m, 2P का स्क्वायर आएगा 4P²/2m, ठीक है। P²/2m को सेपरेट कर लें और ये 4 आ जाएगा साथ, तो P²/2m तो एनर्जी पुरानी थी, तो नई एनर्जी पिछली से 4 गुना बन रही है, तो आप E प्राइम = 4 ही लिख लेंगे। तो इसलिए बेटा मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन मोमेंटम बिकम्स डबल। ओके, ऐसे एज इट इज़ आंसर लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी आपके सामने, डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अच्छा इसे ना हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ISS, तो परेशान नहीं होना कहीं ISS आ जाए, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एब्रीविएशन है। हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, कहता है ISS के पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों होती हैं। एक्सप्लेन करें भाई, दोनों होती हैं। द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ मूविंग फास्ट, एक तो ये फास्टली मूव भी करता है, एंड इट्स आल्सो अबव द अर्थ, और अर्थ की सरफेस से ऊपर भी है, सो इट हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ अबाउट 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से बेटा तकरीबन 400 किलोमीटर अबव है। इट इज़ स्टिल विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सो इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस, हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था -G_M/r, तो आप लिख लेंगे ये। और काइनेटिक एनर्जी भी इसमें है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ मूविंग एट हाई स्पीड इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ बेटा 1/2 mv², या आप जिसे कहते हैं 1/2 mv²। तो प्यारे शहजादों और शहजादियों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे बेटा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।